आज कलेक्टर ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि शहर भर में जो अवैध कॉलोनियां काटी जिनके बारे में शिकायतें दर्ज की गई हैं उन तमाम कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां जो है उनको शून्य कर दी। बहुत बड़ा फैसला है ये। 3 दिन का तालाब का फोटो छपा था कि पूरा का पूरा तालाब जलकुंभी से भरा है। ये दूसरा फोटो छपा है आज ये देपालपुर तालाब की भी दुर्दशा है। क्या है ये सब? अब जलकुंभी को निपटान का अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं आ पाया है। और हो ये रहा है कि सारी दुकानों के बाहर सड़क तक, मतलब सड़क के आगे तक अब तो ये हालत हो गई कि एक कार 2 कार खड़ी करने लायक बाजार में सामान के ठेले लगने लग गए और ठेलों के साथ में अब तो फलों की इतने बड़ी बड़ी दुकानें लग गई हैं। इस टोरी कॉर्नर पे जब सड़क छोटी थी तब भी यहाँ पे फल वालों का फुटपाथ से लेके सड़क तक कब्जा था। कोई नई बात नहीं है, वो मंडी हम बरसों से देखते आ रहे हैं। तो आज भी टोरी कॉर्नर पर आप जाएंगे तो निकलने में उतनी मुश्किल होगी जितनी 25 साल पहले आपको निकलने में होती थी, आज भी उतनी निकलने में हो रही है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा आज फिर विशेष चर्चा है। आज खबरें भी है, पर 1-2 खबरें ऐसी हैं जो अखबारों के निकलने के बाद शुरू हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले हम आपको उसकी जानकारी दे दें। आज कलेक्टर ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि शहर भर में जो अवैध कॉलोनियां काटी जिनके बारे में शिकायतें दर्ज की गई हैं उन तमाम कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ जो है उनको शून्य कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है ये। और इस शहर में कम से कम 10 से 15 हज़ार अवैध प्लाटें हैं, ऐसे हैं जो अवैध कॉलोनियों में बसे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि उनके पैसों का क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होने की प्रक्रिया क्या होगी। और जो भी हो, बड़े पेज भरा निर्णय है, कलेक्टर साहब ने लिया तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा बाकी खबरें तो नहीं। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा, उसमें हम राजनीति की बात कर लेंगे। तो शेखर जी शुरू करें हम? जी बिल्कुल। तो आज हम पत्रिका से शुरू करते हैं। पत्रिका की खबर है मुंबई बिल्कुल पानी पानी हो चुका है चारों तरफ और बिल्कुल लबालब पानी जा चुका है वहाँ पे ना। और इधर जो है इंदौर शहर में हवा थम गई है, उमस बढ़ गई है, घबराहट वाली गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं और इससे लोग घबराहट की गर्मियों से लोग अपने प्राण भी छोड़ रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा मामला हो रहा है। उमस और घबराहट के कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। कई लोग अस्पताल में की ओर भाग रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है 5-7 दिन अभी आपको ये तकलीफ शायद उमस की झेलना पड़ेगी। पर 1-2-4 बॉम्बे आ गया है मानसून शायद, तो अब आ गया है तो मुझे लगता है आपके 7 दिन के अंदर यहाँ पे पानी आ जाता है। क्या है शेखर जी पूरा मामला? आप सही कह रहे हैं। केरल में कल मानसून ने दस्तक दी थी और उस मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में जिस तरीके से कल से जो 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद मुंबई नगरी पूरी तरबतर हो गई है कि इसको भले ही प्री मानसून बारिश कह दें या मानसून की बारिश कह दें, पर मानसून के पानी की आहट हो गई। पानी की ने अपनी दस्तक दे दी है। इंदौर की अगर हम बात कर लें तो ये सब पुराना जो इतिहास रहा है कि मुंबई में पानी आने के हफ्ते भर में इंदौर में पानी दिखाई देता है। हालांकि प्री मानसून एक्टिविटी इंदौर में भी बनने लगी है। बात कर रहे हैं उमस की। एक्चुअली उमस में बादल छाने से हुआ ये गया है कि टेम्परेचर तो कम है लेकिन घबराहट वाली जो उमस जो है वो बनी हुई है। इस उमस से राहत तभी मिलेगी जब पानी जो है अपने तेज रफ्तार से पिछले 10-15 इंच पानी जब तक नहीं गिर जाता तब तक हमें इस तरह की उमस से निपटना ही होगा। हाँ, पर ठीक है, थोड़ा सा राहत मिल सकती है आपको। एक और खबर बात कर लेते हैं। अच्छी खबर में देपालपुर का तालाब की भी दुर्दशा हो रही है। यहाँ एक तरफ जल अभियान चल रहा है, गंगा अभियान चल रहा है। सीरपुर का तालाब का फोटो छपा था कि पूरा का पूरा तालाब जलकुंभी से भरा है। ये दूसरा फोटो छपा है आज ये देपालपुर तालाब की भी दुर्दशा है। क्या है ये सब चीजें? सवाल भाई साहब, सवाल ये है कि जलगंगा अभियान चला लें, कोई सा भी अभियान चला, दिक्कत आपने सिरपुर की बात करी और देपालपुर का जो तालाब का फोटो छपा है उसमें जलकुंभी सबसे बड़ी समस्या बताई दी गई है। अब जलकुंभी को निपटान का अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं आ पाया है। या तो उसको बार बार निकाला जाए, ये निकालते हैं उसके बाद में वापस आ जाती है। इसके अंदर केमिकल डाल के इसको खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि केमिकल डालने का सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें होता है उसके अंदर ये केमिकल से जो इसके अंदर जीव जंतु जो इसके अंदर हैं वे जीव जंतु मर जाते हैं। उन जीव जंतुओं को भी हमें सुरक्षित रखना है। इस ध्यान से ये है कि जलकुंभी और इसके लिए जो सरकार को लगातार काम करना होगा, नगर निगम को अपने प्रयास करना होंगे। बात कर रहे हैं कि देपालपुर के जिस तालाब की बात कर रहे हैं वहां पर जो जिला पंचायत को इस पे लिए काम करना होगा। सही बात है कि पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मामलों में बहुत पहले से विचार किया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सब तालाब, ये जलकुंभियां तालाबों को खा जाएंगे। आपका किया हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा। वहाँ अग्निबाण की खबरों की बात कर लेना। अग्निबाण खबरों में आज 1-2 पेजों पे खबरें तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर ये खबरें हैं। एक तो ये है कि वापस 42 एकड़ में सिटी फॉरेस्ट के साथ में 17 बगीचे ही बनाए जाएंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जगह मिलना शुरू हो गई है और आज जो है कंसल्टेंट से चर्चा के लिए बुलाया। 2 लाख से अधिक पौधे इस साल प्राधिकरण भी लगाएगा। क्या स्थिति है ये? क्या मैं आपको बता दूं कि इसके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्कीम 97 के पार्ट 4 में
जो है आईडीओ को 100 एकड़ जमीन मिली है। उस 100 एकड़ जमीन में से जो 42 एकड़ पर उसे नगर वन बनाना है, इस नगर वन को वह सघन वन बनाएगा। इसके अंदर किसी तरीके की कंक्रीट का काम कम से कम किया जाएगा ताकि इस शहर में हरियाली के लिए जगह बन सके। तो वहां पर जो 2 लाख पौधे लगाने की बात कही जा रही वही बात है। और आईडीए की जो बाईपास पर टीपीएस की जो योजनाएं हैं अलग अलग, उसके अंदर भी वो अलग अलग तरह बड़े बड़े बगीचे बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं और बड़े बड़े प्लाट बेचे जा रहे हैं, बड़े बड़े दाम में बड़े प्लाट बेचे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बगीचे भी बड़े बना के अच्छे बगीचे बनाए जाना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े लोग रहेंगे वहाँ, तो क्या दिक्कत, सब जगह बड़े बड़े काम होंगे, क्या दिक्कत। एक खबर और है रिवाड़ में जिस पर हम चाहते हैं कि माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस समय हो ये रहा है कि कुछ लोगों की मन की बात तो लोग दुकान लगा के सुना रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहे हैं। इसमें खासकर वो छात्र जो परीक्षा के दिनों में संघर्ष नहीं कर पाते हैं और वो जीवन को अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि ये बच्चे पढ़ाई की स्पर्धा में इतना ज़्यादा उलझ रहे हैं कि इन बच्चों का कोई हाथ पकड़ने वाले नहीं। घर का दबाव, माँ बाप का दबाव और समाज का दबाव कि हमें कहाँ जाना, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। आज भी 4 बच्चों का आया है। एक छात्र जो LLB का छात्र था उसने फांसी लगा ली, एक और छात्रा उसने ही फांसी लगा ली, नर्सिंग की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया, और एक छात्र खरगोन से पढ़ने आया था होलकर कॉलेज में। ये सब वो हैं जिन्होंने 11वीं 12वीं में अच्छे रिजल्ट तो बनाए, पर आगे की दौड़ में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पे माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि उनके बेटे के जो उनका बेटा है या बेटी है उसके दोस्त कौन से लोग हैं, और उनके दोस्त जो हैं उनसे उनको निरंतर संपर्क रखना पड़ेगा ताकि बच्चे की कोई भी कमजोरी हो तो दोस्त चुपचाप से बता सकें, क्योंकि दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपको कहीं से भी झंझावत से निकाल के लाने का बाध्य रखते हैं। तो अगर दोस्त को ऐसा लग गया कि आप संकट में हो तो वो निकाल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये माँ बाप की भी ड्यूटी है कि वो बच्चों के लिए उनके दोस्त का ध्यान भी रखे, और कौन कौन से मित्र हैं उनसे खुद भी अलग से बात करते रहे थोड़े थोड़े दिन में कि क्या चल रहा है बेटा, क्या नहीं है। विशेष ध्यान जितना अपने बेटे का रखते हैं वो उसी तरह उनको उन बेटों का भी रखना पड़ेगा जो किसी और के हैं, पर यही बेटे जो हैं आपके बेटे को बचा सकते हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से 24 घंटे में 4 मौतों की बात सामने आ रही भंवरखोर इलाके की, हालांकि अभी ये नहीं क्लियर हुआ है कि ये मौत की वजह जो है खराब नतीजे रहे हैं या क्या वजह रही है, लेकिन मन की बात कहीं मन में रही है जो इस वजह से इन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया है। सोचना पड़ेगा कि इतनी कम उम्र के बच्चे इस तरीके के बारे में सोच कैसे सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या देखा अभी तक और क्या निर्णय ले पाए हैं, वो क्या समझ पाए हैं जो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं वे कि वे जीवन लीला को ही समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा है कि माँ बाप को जो है अपने बच्चों से लगातार काउंसलिंग करना चाहिए, उन्हें अपना मित्र बनाकर उससे व्यवहार करना चाहिए ताकि वे जब तक सेटल नहीं हो जाए। मैं कहता हूँ सेटल तो ठीक है, जीवन के हर मोड़ पर इस तरीके के दोस्ती वाला भाव अगर बच्चों के साथ में बना रहेगा तो मुझे लगता है इस तरीके के हालात नहीं बनेंगे और इस तरह की खबरें हमको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, हमेशा जैसे मैं खुद भी कहता हूँ, मैं मेरे बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मेरे बच्चे मेरे से कुछ नहीं छुपाते। क्यों नहीं छुपाते? कि उनको मालूम है मेरे पिता हमारे साथ खड़े होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पिता के माँ बाप की ड्यूटी, को गलत हो भी जाए तो भी बच्चों के साथ खड़े हो, ताकि उस समय तो बच्चे को मनोबल बढ़ाए। बाकी तो सब बाद में गलती आप बिठा के समझा सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा दोस्त अगर बच्चों का कोई हो सकता है तो उनके माँ बाप ही हो सकते हैं। तो इस समय दोस्तों की जरूरत है, तो माँ बाप को ये भूमिका निभाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबरों की। प्रभात किरण खबरों में एक बड़ी जायज समस्या पे आज मुद्दे पर उठाई बात। पूरे मल्हारगंज से अतिक्रमण हटा दिया और लोगों को पीछे बड़े बड़ी दुकानें तोड़ ताड़ के उनको पीछे घुसा दिया है। पर हो ये रहा है कि सारी दुकानों के बाहर सड़क तक, मतलब सड़क के आगे तक अब तो ये हालत हो गई कि 1 कार 2 कार खड़ी करने लायक बाजार में सामान के ठेले लगने लग गए, और ठेलों के साथ में अब तो फलों की इतने बड़ी बड़ी दुकानें लग गई हैं कि चौराहा ही खत्म हो रहा है। अब वहाँ पर काम भी नहीं हो पा रहा और यातायात का इतना जाम लग रहा है, पर लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ रहा क्योंकि ट्रैफिक वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, किसी का डर भी नहीं है लोगों को यहाँ कोई हाथ लगाने आने वाला है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं इसके अंदर आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे शहर में किस तरीके से सड़कें चौड़ी की जाती है और उन सड़कों का कैसा सत्यानाश होता है। अगर आपको देखना है तो आप टोरी कॉर्नर पहुंच जाएं। इस टोरी कॉर्नर पे जब सड़क छोटी थी तब भी यहाँ पे फल वालों का फुटपाथ से लेके सड़क तक कब्जा था, कोई नई बात नहीं है। वो मंडी हम बरसों से देखते आ रहे हैं। ये सड़क स्मार्ट सिटी की जो इस शहर में सबसे पहली सड़क जो बनाई गई है महू नाका से लेके टोरी कॉर्नर का, जिसे बियाबानी रोड कहा जाता है, इस रोड को बनाते समय सारे लोगों के मकान आगे से ले लिए गए और लोगों को यह कह के उनके मकान तोड़े गए कि स्मार्ट सड़क बना रहे हैं, इस शहर का स्मार्ट विकास हो रहेगा। नतीजा हमने देखा वो हो चुका है। सड़क स्मार्ट के चक्कर में कई लोगों के मकान तोड़ दिए। फिर इधर शुरुआत करें बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक MG रोड सड़क को चौड़ा करने की बात कही। इस इलाके के भी सारे मकानों पर बुलडोजर चला दिए गए, सड़क चौड़ी कर दी गई, बहुत अच्छी बात है। पर
ये लोग बाद में पलट के देखने तक नहीं आए, जिन लोगों ने सड़क चौड़ी करी थी, कि जहां हम चौड़ा करके आए हैं वहां तो आज भी वही हालात हैं जिस हालात से हमने शुरुआत की थी। तो आज भी टोरी कॉर्नर पर आप जाएंगे तो निकलने में उतनी मुश्किल होगी जितनी 25 साल पहले आपको निकलने में होती थी, आज भी उतनी निकलने में हो रही है। सड़क भले ही दुगनी चौड़ी हो गई है। सही बात है। तो ये शहर का विकास है और ये विकास करने वालों की सोच है। ये शहर का विकास जरूर है, पर शहर में जाने वाले लोगों के लिए बड़ा विनाश है। जो लोग निकल रहे हैं उनसे पूछो, आधा आधा घंटा लग रहा है 2-2 किलोमीटर रास्ता मार करने में। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं, ये भी अच्छी खबर है। MR4 की बस्ती हटाने को लेकर 72 आपत्तियां आई है। ये आपत्ति विपत्तियों से निकलेगा MR4 की नहीं निकलेगा यार? कितने 20 साल तो हो गया इसको। MR4 के साथ तो दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो बड़े लोगों की अड़चन की वजह से वो रोड अटकी रही। अब बड़े लोग जैसे तैसे मान गए हैं, तो अब समस्या ये हो रही, नगर निगम सूची बनाता है बार बार। 2 साल पहले जो सूची बनाई थी उस सूची के मुताबिक अगर जाता है सड़क को चौड़ी करने तो वहां काफी नए लोग दिखाई देते हैं। अभी नगर निगम ने दावे आपत्तियां बुलाई है MR10 तक इस सड़क को मिलाने के लिए। MR10 मैं आपको बता दूं, MR4 वो सड़क है जो रेलवे स्टेशन को, मुख्य रेलवे स्टेशन से लेकर MR10 पर जो ISBTC का नया कुमेड़ी में बस स्टैंड बना है उस रोड को मिलाने वाली ये वो पैरेलल सड़क है जो रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ में चलती हैगी। अब इस सड़क की जब दावे आपत्तियां फिर से बुलाई गई नगर निगम में, तो 72 लोग नए खड़े हो गए हैं कि हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, हमें भी मुआवजा देना होगा, हमें भी फ्लैट देना होगा, हमें भी जगह देनी होगी, तब हम हटेंगे। अब ये तो बड़ी दुर्दशा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कोई पॉलिसी बन जाना चाहिए कि उनका कोई निराकरण हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे लगता है कि ये अभी हो गया तो ठीक है, अगर 6 महीने बाद या साल भर बाद फिर नगर निगम जागेगा इस रोड को बनाने के लिए, तो अभी तो 72 नए पैदा हुए हैं, हो सकता है 50-100 अगले साल और नए पैदा हो जाए। वो सही बात है, और उसके कारण ये रोड उलझा पड़ा रहेगा। जब सबसे महत्वपूर्ण रोड समझता हूँ मैं इसे, कि आप सरवटे बस स्टैंड से अगर निकल के अगर आपको जाना है तो आपके लिए सबसे बेहतर रोड ये हो सकता है जो खाली मिलेगा और आपको बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। पर हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। शहर का विकास इतना तेजी से हो रहा है कि इस विकास को लेकर जो है ना, हम यही नहीं समझ पा रहे कि विकास किधर हो रहा है और विनाश किधर हो रहा है। पर हम देखते हैं अब क्या आगे की नीति क्या होती है। हाँ, हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में आज फिर पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ कि फिर वही राग अलापा जा रहा है भाजपा द्वारा। 50 साल पुराने आपातकाल का फिर घर घर प्रचार किया जाएगा कि कैसे अत्याचार हुए थे, कैसे क्या हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के भरोसे वोट नहीं मांग पा रहे हैं, या हम और किसी मामले में विकास पे नहीं मांग पा रहे हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। मजेदार बात यह कि चौथी अर्थव्यवस्था बने नहीं है, पर ढिंढोरा इतना पीट दिया गया उसका कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, जबकि विश्व बैंक ने कहा है इस साल दिसंबर तक आप चौथी अर्थव्यवस्था बनोगे। कहीं पर भी कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है कि यह देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, पर ढोल बज रहे हैं तो बजाए जाओ आप भी और हम भी सुने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये हालत है, और ये आपातकाल को लेकर एक बार फिर भी भाजपा के कार्यकर्ता घर घर प्रचार करेंगे और वो बताएंगे। एक खबर पर और 1 मिनट बता देता हूँ आपको, शेखर जी बता देंगे। इस सप्ताह जारी होगी खतरनाक मकानों की सूची। ये हर बार जारी होती है, नगर निगम हर साल जो है खतरनाक मकानों की सूची जारी करता है और उसके अंदर 2-4 पे सिर्फ कार्रवाई करता है। इसमें भी 2-4 में भी ईमानदारी से 1-2 ही रहते हैं जो 1-2 में, और जो कार्रवाई होती है वो मकान मालिक किराएदार को खाली कराने का एक बड़ा सा खेल हो जाता है और पैसे का लेन देन होकर कुछ मकान टारगेट कर दिए जाते हैं। जब मेरा सवाल ये है कि जब हर साल सूची बनती है तो वो मकान खत्म क्यों नहीं कर दिए जाते, उन पे बुलडोजर चल क्यों नहीं जाता? ठीक है, जिनमें कोर्ट में मामला चल रहा है उनको छोड़ दिया जाए, बाकी पे तो कार्रवाई की जा सकती है। और जिन पे कोर्ट में मामला चल ही रहा है तो उनको लिख देना चाहिए कि स्थायी रूप से ये मकान जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आते तब तक खतरनाक है। यथावत रहे। और इतिश्री रेवा खंडे निगमो अध्याय समाप्त, मतलब उस पर हो जाना चाहिए जो टूट जाए कि भैया निगम का अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने बात की। आज की चर्चा बड़ी हुई है कि आज तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा है, और तिरंगा यात्रा के साथ एक और खबर पर 2 मिनट बात कर लेते हैं कि अब जो है जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति अब जो है दिल्ली से होगी, और उसको लेकर जो है 50 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं जो अलग अलग जिलों में जाएंगे और वो एक रिपोर्ट बना के देंगे। इस बात से एक बात के संकेत तो मिल गए कि अंततः जीतू पटवारी अब खाली हाथ हो चुके हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में अगला चुनाव भी नहीं होगा, यह भी तय हो गया। क्यों? क्योंकि जब सारे फैसले दिल्ली से होंगे तो जीतू पटवारी के हाथ में अब कुछ बचेगा नहीं। जीतू पटवारी केवल खुद को बचा लें, यही एक बहुत बड़ी बात होगी। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही रहे। मध्य प्रदेश में भले ही महत्व तो परिवर्तन कर दिया गया, कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को कमान दे दी गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से बिखरी नजर आती है, इस बात से जो केंद्रीय नेतृत्व अच्छे से वाकिफ है, इसलिए उसके समझ में आ गया था कि यहाँ पर अगर संगठन में बदलाव करना है, संगठन अगर मजबूत करना है तो हमें खुद को हस्तक्षेप करना होगा। गुजरात मॉडल पर उन्होंने पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं, 50 पर्यवेक्षक हर जिले के लिए बना दिए गए हैं। अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन कौन से जिले में
अध्यक्ष की राजकुमारी करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ जीतू पटवारी को इतना काम दिया गया है कि वे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए उनके साथ में मदद के लिए मध्य प्रदेश से भी पर्यवेक्षक साथ में जोड़ देंगे, और फैसला जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक ही करेंगे। वे जिले में आएंगे, जिले के मंडल तक के नेताओं से वे बात करेंगे, अलग अलग नेताओं से राय जानेंगे कि शहर और जिले की कमान किसे दी जाना मुनासिब होगा, और वे ही नामों की पैनल बनाकर दिल्ली देंगे और उसी में से फैसला हो जाएगा। इसलिए यह तो तय हो गया है कि मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ से अब बाजी निकल चुकी है, जो होगा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हाँ, पर अब ये भी बात हो गई कि अब कुल मिला के ये हो गया कि आपको नेता ही नेता दिखेंगे, कार्यकर्ता तो वैसे ही नहीं दिख रहे हैं पार्टी के अंदर। आज कांग्रेस की तिरंगा यात्रा है, क्या हालत है शेखर जी? कांग्रेस की तिरंगा यात्रा है, क्या हाल होंगे ये तो हम देखेंगे। मधुमिलन चौराहे से लेकर गीता भवन चौराहा तक कांग्रेस ये तिरंगा यात्रा निकालेगी। 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है बड़े गणपति से लेकर राजवाड़ा तक तिरंगा यात्रा निकाली थी। हालांकि इसमें भाजपा ने ये जरूर कहा था कि यात्रा का नेतृत्व तो वे नहीं कर रहे हैं, हमें तो पीछे से इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो मोहन यादव के शामिल होने से सारे भाजपा इसमें शामिल थे और भाजपा की यात्रा थी। आज कांग्रेस अपना दम दिखाने निकली है 10 दिन बाद। अब कितना दम दिखा पाएगी ये हम कल बात करेंगे, पर आज कांग्रेस ने दम दिखाने की कोशिश की है कि हम तिरंगा यात्रा में हम भी जोर लगा के दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है ना, ये भी मान सम्मान का मामला देश के लिए, कुछ लोग भी आते हैं। तो अब देखना ये है कि कितने लोगों को कौन कांग्रेस का नेता लेके आ रहा है। कल हम आपको बताएंगे कि कौन से नेता की जो है बांसुरी बजी और कौन से नेता खाली हाथ पहुंचे थे। तो ये तो थी आज की चर्चा जिस पर हमने बात की। एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाइक भी करें आप, ताकि हमें इससे मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।